और बेचू के कुकर्मों ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे मालती क्या हो गया? डॉक्टर बच गया। एक बात याद रखना, ही मुनीधार है, इसका दिल नहीं है। वो डॉक्टर भले दिल्ली का हो, बहुत बड़ा आदमी हो, अरे मुनीधार में वही होता है जो यहाँ का राजा कहता है। और यहाँ का राजा कौन? मैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने डॉक्टर साहब बच गए, इन तीनों से बदला वही लेंगे, इन्हें सजा दिलवा के रहेंगे वो। क्योंकि डॉक्टर शेखर, जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हो, अभी जिंदा है और अपनी गवाही दे सकते हैं, वो सच्चाई बता सकते हैं। इस तरह हम गांव वालों को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि डॉक्टर शेखर, जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हो, अभी जिंदा है और अपनी गवाही दे सकते हैं, वो सच्चाई बता सकते हैं। इस तरह हम गांव वालों को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? आप शेखर बाबू से सच्चाई क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है, मैं ही फोन लगाती हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। रुको गाड़ी। माई बाप, अभी सब कुछ आपके हाथ में। आपने देखा नहीं, वो वैद, सारे गांव वाले, वो लखन के संगी साथी हैं, और उसको बचाने के लिए देखिए सब के सब एक साथ हो गए उस हत्यारे को बचाने के लिए। कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, कुछ कर दीजिए। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना, और सबको बेवकूफ। इस गांव में तुम ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम दोनों पर विश्वास करके मैं पहले भी अपनी फजीहत करवा चुका हूं कोर्ट में। डॉक्टर जिंदा है, और आज नहीं तो कल वो कोर्ट में तुम दोनों के खिलाफ सच्चाई उगल ही देगा। तुम दोनों ने उस पर जानलेवा हमला किया है ना? वैद और उसके परिवार वालों ने उसकी जान बचाई। और ये लखन, जिसे तुम क्रिमिनल समझते हो ना, वो सच्चा देशभक्त फौजी है। तुम्हारे अत्याचार वो सहन नहीं कर पाया और वो तुम पर जानलेवा उसने हमला किया। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ। तो मुझे सस्पेंड नहीं होना तुम्हारे चक्कर में। अब मैं गांव वालों के सही सही बयान चार्जशीट में लिखूंगा, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगा। तुमने गलत FIR लिखवाई, और तुम पर इस बात का भी चार्ज लगेगा कि तुमने पुलिस को गलत जानकारी दी। अब जेल जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो देखो, ऐसा है कि अब बड़े घर चलने की जल्दी से तैयारी कर लो, ठीक है? बिरजू, हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं सोनू, बस तुझे देखकर रोना आ गया। देखिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपका हर सुख दुख मेरा सुख दुख है। आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, बताइए क्या बात है। सोनू, तुम बहुत अच्छी। मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म में तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। आप बैठिए बैठिए।
मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तो मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पूरन की मीठी मीठी बातों में आकर हत्यारा बना, भ्रष्टाचारी बना। मैंने हॉस्पिटल के कामों में गड़बड़ी की। डॉक्टर एक ईमानदार आदमी, अगर मैं उससे अपने किए की माफी मांग लेता तो शायद वो मुझे माफ भी कर देता, लेकिन इस मुखिया ने मुझे अपने साथ मिलाकर हत्यारा बना दिया। हमने डॉक्टर साहब को जान से मारने की कोशिश की, और वो आज भी तो कल डॉक्टर सबको सच्चाई बता देगा। पूरा गांव उसके साथ, पुलिस वाले भी हमारे खिलाफ हैं। आज नहीं तो कल पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर ही लेंगे। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? आप मेरी चिंता मत कीजिए। ईश्वर मुझे जैसी भी जिंदगी देगा मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगी। आप मेरे बारे में सोच के अपना मन खराब मत कीजिए। चलिए मैं आपका खाना लगाती हूँ, आप खाकर आराम कर लीजिए। ये लो, सुबह एक बार, शाम को एक बार। हाँ ठीक है। नानी, आप उसे छोड़ दीजिए, मैं अपना होमवर्क खत्म करके उसे पूरा कर दूंगा। पूरा कर दूंगा। पिछले 2 दिन से तो यही सिर्फ कह रहा है, कर कुछ नहीं रहा। लेकिन नानी, आप खुद भी तो देख रही है, पिछले 2 दिन से मैं कितना बिजी हूँ। तुमने या तुम्हारे पिता ने कहीं से आयुर्वेद की पढ़ाई की है? मेडिकल की डिग्री है तुम लोगों के पास? तुम्हारे जैसे नौसिखिए ही लोगों के जान के दुश्मन होते हैं और बदनाम कोई और होता है। संजय, तू ना बड़े होकर डिग्री वाला डॉक्टर बनना, बड़े अस्पताल में नौकरी करना, शहर के बड़े घर में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना। हाँ जब से तुम दिल्ली से आई हो कुछ बदल सी गई हो। सही बात कह रही हूँ संजय, ऐशो आराम की जिंदगी है उनकी, समाज में बहुत रुतबा है, बहुत इज्जत है। ये घास फूस का वैद बनने में कुछ नहीं रखा। दीद, मुझे नहीं जाना कोई शहर में, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। और वैसे भी वहाँ शेखर भैया का मकान है ही, वहाँ रह लेना। और मामा कह रहे थे 2-4 दिन में पूरे शहर वाले तुम्हारे इलाज के दीवाने हो गए थे। संजय, मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हूँ और तुम मुझे उपदेश देने लगे। मैं अपनी टीचर दीद को कैसे उपदेश दे सकती हूँ? अरे मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब तुम्हारे भले के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ देख, तू शहर जाके बड़े अस्पताल में बड़ा डॉक्टर बन जा, उसके बाद तेरी लाइफ सेट है, सिंपल। पर दीद, तुम्हारे भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। एक बात बोलूं, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। दिल्ली वाले अस्पताल में नौकरी करो और शेखर भैया के साथ सेट हो जाओ। लाइफ सेट, सिंपल। एक बात कान खोल के सुन लो तुम,
मुझे अपने बाबा और अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाना। बहुत ज्यादा बोलने लग गया तू आजकल। पर दी, तुम तो एक लड़की हो और लड़की को तो शादी करके जाना ही होता है अपने दूल्हे के साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी दूल्हा होगा उसे मुनीधार ही आना पड़ेगा अपने दुल्हन के पास। कह दिया मैंने। हाँ, ऐसा ना हो, ये सब झूठ है। तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ रुको। शादी के बाद तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। संजय, दिन प्रतिदिन तुम्हारी सोच छोटी होती जा रही है। तब से तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है। जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं अपने बाबा और आमा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तो क्यों परेशान कर रहा है मुझे तब से? दोबारा इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तू अपने दिमाग में ना एक बात बिठा ले। ये जो तेरी मंद बुद्धि खोपड़ी है ना, इससे कूड़ा करकट निकाल और इसमें एक बात बैठा ले कि मैं अपना गांव, अपना मुनीदार छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं चली गई तो बाबा और आमा की सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में? तू क्या चाहता है, मैं अपने ससुराल में बैठ के तमाशा देखूं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने नहीं जाना कहीं। ऐसा दिन देखने से पहले तो मर ही जाऊंगी मैं। अरे चेली, ना ना चली ना। अरे संजय तो बच्चा है, उसकी बातों को दिल से मत लगा। और भविष्य में क्या होगा ये सोचकर तू अभी से अपने मन को दुखी क्यों करती है? मुझे तो बस इतना पता है कि तू दुनिया की सबसे अच्छी चेली है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने तुझे मेरे घर भेजा। और दुनिया का हर फैसला तो ऊपर वाला करता है। उसने हमारे लिए कैसा बुढ़ापा सोचा है वो जानता है। जैसा भी सोचा है हम वैसा जी लेंगे। कल क्या होगा इसकी चिंता आज करके तू अपना दिल क्यों दुखी करती है? नानी, मैं तो दुनिया की रीति रिवाज के हिसाब से कह रहा था। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपनी नानी और मामा का ख्याल रख सकता हूँ। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा। विकास, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। ये है मेरा बेटा शेखर, मुनीदार अस्पताल का इकलौता डॉक्टर। नमस्ते। पापा बता रहे थे कि तुम मोहिदार गांव के रहने वाले हो। जी हाँ, और आप शायद मेरी माँ को जानते भी होंगे। मेरी माँ उसी हॉस्पिटल में जॉब करती है। शी इज ANM और माँ का नाम मालती है। काका, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो बाबा का केस खत्म हो जाना चाहिए ना? ऐसी बात नहीं है चेली, कोर्ट कचहरी के मामले इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं।
सब कुछ क्लियर होने के बाद में भी तारीखों में समय बीतता रहता है। लेकिन वकील साहब, अगर डॉक्टर साहब कोर्ट में आके सच्चाई बता दें तब तो बिरजू और पूरन की हकीकत अदालत के सामने आ जाएगी ना। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर शेखर है उसका बयान एकदम अहम है। या डॉक्टर शेखर कोर्ट में आकर अपना बयान दे दे या फिर यहाँ की पुलिस दिल्ली जाके डॉक्टर शेखर का लिखित रूप में बयान ले और कोर्ट में बयान दे दे, क्योंकि जो हमला हुआ है वो डॉक्टर शेखर पे हुआ है। कैसे भी करके अगर डॉक्टर शेखर एक बार बिरजू और पूरण का नाम ले ले तो फिर इन दोनों को ऐसा फंसाऊंगा, लंबे समय तक जेल की हवा खिलाऊंगा। चलिए, पुलिस बिकी हुई है, हमें इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी हम तुम्हारे बाबा को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अगर तुम दोनों को इनके खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो हमें बताइए, कोई ऐसी बात जो बिरजू और पूरण को गुनहगार साबित कर सके। खैर, हमें इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमारे पास जितने सबूत होंगे उतना हमारा अदालत के अंदर केस मजबूत होगा। इन्हें गुनहगार साबित करने में मदद मिलेगी हमें कोर्ट में। अरे भाई, मुझे तो अपने बेटे पे फक्र है। भाई किसका है? बेटा किसका है? मेरा भी बेटा है। अरे हमारा है, हमारा। देखो बेटा, कोई आया है। जी सर हैं? आप कौन? हाँ, मैं विकास। वो सर ने आज पढ़ने के लिए बुलाया था। ओह, आइए। ओ विकास, आओ आओ आओ। नमस्ते मैम। बैठो बैठो। विकास, इससे मिलो। ये है मेरा बेटा शेखर, मुनीदार अस्पताल का इकलौता डॉक्टर। नमस्ते। पापा बता रहे थे कि तुम मोहिंदार गांव के रहने वाले हो। जी हाँ, और आप शायद मेरी माँ को जानते भी होंगे। मेरी माँ उसी हॉस्पिटल में जॉब करती है। शी इज ANM और माँ का नाम मालती है। नमस्ते जी, मैं मालती, यहाँ अस्पताल की नर्स। हाँ, क्या बिरजू, क्या चाहिए? कृपा दृष्टि चाहिए। हाँ, कृपा दृष्टि चाहिए। हाँ साहब जी, बस आपकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि चाहिए। कृपा दृष्टि तो तुम सब पर होगी, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। तुम तीनों की असलियत मैं जान चुका हूं। और तुम मालती देवी, ANM मालती देवी, एक ही औरत के एक ही साल में 3-3 बार डिलीवरी करवा देती हो और 2-2 बार लाइजेशन भी। गर्भवती महिला और मासूम बच्चों के पोषाहार के लिए आए पैसों से तुम्हारा महल खड़ा हो जाता है। यह है तुम्हारी असलियत। आप भी कुछ कहिए ना। रख लीजिए, आपके लिए ये तोहफा है। इसे रखो अपनी जेब में और दफा हो जाओ यहां से। और हाँ, इंतजार करो कल सुबह का, जब सरकारी कंगन पहनाने तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर आएंगे, समझे? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं तुम्हारी मां को। हो और एक जरूरी बात, अपनी मां के बारे में तुम भी जानो। तुम्हारी मां बहुत जल्द जेल जाने वाली है। सरकार जो मुनीधार पंचायत को आयरन और विटामिन की टैबलेट भिजवाती है, तुम्हारी माँ उसी को शहर के नर्सिंग अस्पताल में बेच देती है। और सबसे बड़ी बात, मुझ पर हुए जानलेवा हमले में तुम्हारी माँ उतनी ही दोषी है जितना कि मुखिया पूरन और कंपाउंडर बिरजू।
सर लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी माँ एक भ्रष्टाचारी महिला है। तो सरकारी रुपयों का गबन करती है। सरकारी दवाओं के घोटाले में वो मुखिया पूरन और कंपाउंडर बिरजू के साथ में मिली हुई। एक ही साल में एक ही महिला के 3-3 बार डिलीवरी करवाती। सरकार जो मुनिधार पंचायत को आयरन और विटामिन की टैबलेट भिजवाती है, तुम्हारी माँ उसी को शहर के नर्सिंग अस्पताल में बेच देती है। और सबसे बड़ी बात, मुझ पर हुए जानलेवा हमले में तुम्हारी माँ उतनी ही दोषी है जितना कि मुखिया पूरन और कंपाउंडर बिरजू। मैंने आधी बेहोशी की हालत में देखा था। तुम्हारी माँ मालती ने मेरी आंखों के सामने मुखिया पूरन को बेहोशी की दवा वाला कपड़ा हाथ में दिया था और उन तीनों ने मुझे बेहोश करके मंदिर की ऊंची पहाड़ी से नीचे घाटी में फेंक दिया। तुम्हारी माँ एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हुए भी ये समझ नहीं पाई कि जो बेहोशी की दवा उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल किया था उसका असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारी माँ इस घटना में बिरजू और पूरन का पूरा साथ दे रही थी। उन तीनों ने तो पूरा प्लान बना लिया था मुझे मारने का। वो तो भगवान का शुक्र है कि वैद्य जी पाखी और गांव वालों की कृपा से मैं जिंदा। लेकिन एक बात तुम ये जान, ये पूरी सच्चाई मैं पुलिस वालों को जल्द से जल्द बताने वाला। सर प्लीज नहीं। विकास, मैं जानता हूं इस हादसे के बारे में तुम्हें किसी भी किस्म की जानकारी नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आइंदा तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं समझ सकता हूं सर। मैं चलता हूं। भैया आप चिंता मत करो, प्लीज अपने आप को संभालिए। मेरी दवा खत्म हो गई है, सुबह जाके वैद्य जी के यहाँ से ला दीजिए। वैद्य का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, तेरे को अच्छी तरह से पता है इस गांव में सबसे बड़ा विरोधी है मेरा वो। हाथ में बहुत दर्द है, इसीलिए आपसे लाने के लिए कह रहे हैं। कमजोरी के कारण ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मेरे खिलाफ गवाही देनी होगी ना तो दौड़ कर जाएगी। अरे कैसी बीवी बांध दी मेरे गले में भगवान ने। देखो मुझे जेल भिजवाना चाहती है। अरे इस घर में 2 मिनट की सांस नहीं ले सकता कोई। मेरा तो दम घुटता है, परेशान कर दिया है माता जी।